Assalamu alaikum and welcome to the 11th lecture of technical writing and presentation skills. In the previous lecture, we went through a lot of things जिसमें से हमने देखा कि we need to know कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसके लिए हमारा रीडर कौन है, that which is extremely important for us to know. क्योंकि हम नहीं जानते कि जो सामने बंदा उस चीज़ को पढ़ रहा है उस डॉक्यूमेंट को, is that a layman, क्या वो उस राइटिंग डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन या मवाद लिख रहे हैं हम उसके ही डोमेन में स्पेशलाइज करता है या उसको हमें फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को समझना। व्हेन वी आर राइटिंग वी नीड टू नो सम इफेक्टिव काइंड ऑफ राइटिंग टिप्स ताकि हम मज़ीद अपनी राइटिंग को एक फिल्टरेशन के प्रोसेस से गुजार के तो मज़ीद बेहतर बना सकें। जैसे हमें पता है कि मॉडर्न राइटिंग का सिस्टम क्लैरिटी, कंसाइज और सिंपल होने के 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमता है। लिहाजा राइटिंग टिप्स के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं या बहुत सारे तरीके हैं कि हम इनको देखते हैं कि हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन आउट करके या ड्राफ्ट आउट करना ज़रूरी है। यूजिंग शॉर्टर सिंपलर वर्ड्स, हम जब किसी भी डॉक्यूमेंट में राइटिंग कर रहे होते हैं, व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग इट, हमने यूजुअली एक ये अपना स्टैंस बनाया हुआ है या ये अपनी अप्रोच बनाई हुई है कि जब हम किसी भी राइटिंग ड्राफ्ट के अंदर मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, अपनी वोकैबुलरी जितनी मुश्किल लिखेंगे, उतना ही उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, विच इज़ टू सम एक्सटेंट वेरी ट्रू। लेकिन जितना शॉर्टर या सिंपलर वर्ड्स के अंदर हम बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, वो उस तरह से हम वोकैबुलरी डिफिकल्ट यूज़ करके नहीं कर पा रहे होते। लिहाजा ज़रूरी है कि वोकैबुलरी भी अच्छी हो, लेकिन ऐसी हो कि हमें इस चीज़ का डाउट ना हो कि क्या जो दूसरा पढ़ने वाला है वो मेरे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, क्या वो समझ पाएगा उन सब चीज़ों को या नहीं। So just to cater this problem, the first step is that you should be using shorter and simpler words, which is a good technique. हम जब अब लिख रहे होते हैं हम बहुत सारी ऐसी पोस्टुलेशन करते हैं कि जहाँ पर जिस तरह हमने कहा कि हम एविडेंस राइटिंग कर रहे हैं, नरेशन की फॉर्म में राइटिंग कर रहे हैं, हम इंडक्शन या डिडक्शन के मेथड से राइटिंग कर रहे हैं जिसमें हम जर्नल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जर्नल अपने आइडियाज़ को मूव करें, तो वहाँ पर पोस्टुलेशन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। Our experts claim that the evidence supports our ideas कि हम जिस भी चीज़ को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोसेस को डिफाइन कर रही हूँ, किसी प्रोसेस के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, कोई असाइनमेंट तैयार कर रही हूँ, तो वहाँ पर एक एग्जांपल देना उसकी या उसके बिहाफ पे एक एविडेंस या एक प्रूफ के तौर पे स्टेटमेंट देना या एग्जांपल ही दे देना या रियल लाइफ, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम एक रियल लाइफ एग्जांपल जब हम लिखते हैं तो वो पिक्चर को या वो उस कंटेंट को मज़ीद क्लैरिटी देती है। So always write things down um, with evidence जो कि उस चीज़ को support करे, and evidence is not always proof. Evidence can be in the form of examples, real life examples, or in any kind of form. Coming to what we said that postulation is. Postulate करना in this slide you can easily just go through all the meaning, word meaning या इसका जो literal terms में हम postulation का meaning लेते हैं उससे आप इसको पढ़ सकते हैं कि होती क्या है। in contextual terms या जब हम किसी भी चीज़ को लिख रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो उन टर्म्स में जब हम पोस्टुलेशन को देखते हैं तो पोस्टुलेशन क्या होती है। आप जब किसी भी राइटिंग पीस को लिख रहे होते हैं तो आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में कुछ उससे रिलेटेड आइडियाज़, एविडेंसेस या कंसेप्ट्स आपके ज़हन में बनना शुरू हो जाते हैं और फिर आप सोच रहे होते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ भी लिखनी चाहिए। आई थिंक इस सेंटेंस के बाद मैं ये भी चीज़ ऐड करूँ इसमें और लिखूँ। सो दैट इज़ पोस्टुलेशन। आप उसके अंदर लॉजिक ऐड कर रहे हैं, आप उसके अंदर assumption ऐड कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर रीजनिंग मज़ीद ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ पोस्टुलेशन
यानी ये एक चीज को फॉर्म करने का तरीका है, कि जिस चीज को हम के बारे में हम एक सपोर्ट फराहम करना चाह रहे हैं। हमने कोई बात लिखी, हम उसके हवाला उसका कोई देना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको रिसर्च की टर्म्स में समझाऊं, तो आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे या आप रिसर्च अगर देखते होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस दिए हुए होते हैं। अब वो हाइपोथेसिस क्या होती हैं? कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने पोस्टुलेट की होती हैं, जिनको हमने टेस्ट करना होता है। तो वो पोस्टुलेशन की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कह रहे होते हैं कि इनके बारे में हमने कुछ ना कुछ आगे जाके प्रिडिक्ट करना है। दैट इज पोस्टुलेशन। हम जब कोई चीज़ ड्राफ्ट आउट भी कर रहे होते हैं, हमारे जहन में उससे रिलेटेड सेंटेंसेस या जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो पोस्टुलेशन कहलाती है। So one of the most important things when you're writing is that you should have that skill of postulation. Um, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख कैसे सकते हैं? There will be just one answer for it, through reading. जितना हम पढ़ते हैं, हम अपना स्कोप, अपना विजन ब्रॉडर करते हैं, अपना नॉलेज पूल ब्रॉडर करते हैं, उतना ही वी हैव द सोर्स और द गैप इन आवर माइंड टू थिंक अबाउट थिंग्स इन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। अब आप देखें कि व्हेन यू आर राइटिंग एक्सटेम्पोर, जब आप बिल्कुल एक्सटेम्पोर वे में लिख रहे होते हो, तो यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। आपने बेसिकली तो अपने माइंड के थ्रू जो आपका नॉलेज पूल है आपके पास, आपने चीज़ों को गैदर करना है और फिर उसको एक राइटिंग डॉक्यूमेंट पे पोस्टुलेट करना है। So you would be knowing that what kind of information do you have that exists in your mind already, and through that information or through that knowledge pool, you would be postulating, or in easier terms, I would use the word, you would be formulating certain kind of statements that would be telling you some kind of concepts or giving you some kind of idea or some kind of um, piece of information, किसी किस्म की लॉजिक आपको दे रही होंगी या किसी ना किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रही होंगी. So that is basically postulation, which is one of the most important ingredients when you start or when you think about to draft a written piece of document. Coming to the tip number 2, you need to put important information at the beginning always. क्योंकि हम कई दफ़ा होता है कि हम जब भी राइटिंग के एक्सप्रेशन में होते हैं या जब कोई चीज़ ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से इतना बैफल्ड अप हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमने एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में हमसे पूछा गया था या किस चीज़ के बारे में हमें वाकई में लिखना था. सो वहाँ पर ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट आउट करें जिनको हमने स्टार्ट में हमने लिखना है. वी शुड नो अबाउट दोस थिंग्स एंड वी शुड properly denote them and highlight them कि we are going to explain about these things. Members of the working group agree to conclude the negotiation despite some differences in opinion. इसमें ये बात कह रहे हैं कि बेशक आप देखो किसी किस्म के अगर हमारी थॉट के अंदर या हमारे राइटिंग एक्सप्रेशन के अंदर किसी किस्म का तजाद है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जिस चीज़ को हम नहीं समझ रहे कि इट शुड बी लाइक दैट, बट वी still are being asked about the view that we hold about it. Here be it is extremely important to start it at the beginning or to start it from right when you start writing about it. Tip number 3 is that always use verbs that carry meaning. What does that mean? Verbs आप सबको पता है कि verbs क्या होते हैं? Verbs are things that show about an action, that talk about an action. तो इस किस्म के verbs अगर आपके सेंटेंस का पार्ट बनना है उन्होंने, या अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऐसी ज़रूरत है कि उसमें verbs हों, तो ज़रूरी ये है कि उस किस्म के verbs यूज़ किए जाएं जिनका प्रॉपर मीनिंग हो. ये ना हो कि हम एक ही बात में
इस तरह से वर्ब ऐड कर रही हूँ कि वो 2-3 दफा हम एक ही बात को रिपीटेडली कह रहे हैं, उससे सेंटेंस की जो एसेंस होती है वो लूज हो जाती है. जैसे in the first sentence they've written that please do an invoice and send it to the project lead partner. अब जब बात आ गई कि इनवॉइस करें तो इनवॉइस ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज जो हमने भेजना है. अब मैसेज का नेचर ही यही है कि हम उसको भेज रहे होंगे, तो यहाँ पर इनवॉइस करें एंड सेंड करें. नाउ दिस वर्ड, these two words that you have to do an invoice and then you have to send it, they carry the same kind of meaning. तो इस सेंटेंस को हम कट शॉर्ट करके सिंपलर कर सकते हैं कि प्लीज इनवॉइस द प्रोजेक्ट लीड पार्ट. दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है, लेकिन हमने मजीद उसको सिंपलर एंड शॉर्टर किया है बिकॉज यहाँ पर do an invoice and send it hold kind of the same meaning. तो बेहतर है कि हम उसके अंदर उस सेंटेंस के अंदर मजीद क्लैरिटी लेकर आए और उसको शॉर्टर फॉर्म में जितना कर सकते हैं कम्प्लेक्सिटी से उसको निकाल के लिखें. बहुत दफ़ा हमने पढ़ा था कि we have studied and we have gone through the concept of active and passive sentences. जब हम कन्वर्सेट कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर या एक्टिव फॉर्म ऑफ टेंस के अंदर बात कर रहे होते हैं. जब हम लिख भी रहे होते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि हम एक्टिव टेंसेस के ही अंदर बात करें बिकॉज पैसिव इज समथिंग जो हम एक पास्ट की चीज़ को होते हुए डिफाइन कर रहे होते हैं एंड व्हेन वी आर यूजिंग एन एक्टिव फॉर्म तो हम उस चीज़ का प्रॉपर फॉर्म होना या उस चीज़ के एग्जीक्यूट होने की एक निशानी होती है. So you need to know that what kind of sentence nature do you have और उस हवाले से आपने हमेशा active sentence के अंदर ही बात करनी है. The example is in front of you. Please go through the example as well. Similarly, avoid redundant words. Redundant words होते हैं जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को का एक ही मायने है लेकिन हम उसको बार बार रिपीटेडली उसी तरह से ही कहे जा रहे हैं. सो अब फर्स्ट एग्जांपल में देखें कि उसने कहा कि ड्यू टू द ऑनगोइंग नॉट येट कंक्लूसिव डिस्कशंस वी विल नीड टू डिले द डिसीजन. ऑनगोइंग एंड नॉट येट कंक्लूसिव बेसिकली होल्ड द सेम काइंड ऑफ मीनिंग. तो बेहतर यहाँ पर यह है कि हम या तो एक इसमें से वर्ड यूज करें. अगर हम एक नहीं करें तो उसको इस तरह से लिखें कि मायने हमारा वाज़ेह हो जाए लेकिन हम रेपिटेशन ना लिखें. अक्सर हम ये चीज़ तब करते हैं व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग डाउन और हम देख रहे होते हैं कि वी डोंट हैव मच मटेरियल टू राइट बट वी डू नो दैट we always start switching words with synonyms. तो ये चीज़ करना बेहतर नहीं लगता. एक तो आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है उसकी क्रेडिबिलिटी भी अफेक्ट हो रही होती है इससे एंड काइंड ऑफ इट डजंट साउंड नाइस. तो ऐसे वर्ड जिनका एक ही किस्म का मीनिंग हो बेहतर है कि उनको ना ही यूज किया जाए, उसका एक ही मीनिंग लिखा जाए. दैट इज मोर इफेक्टिव. This is another example जहाँ पर हम कह रहे हैं कि our processes are efficient and effective. Now, efficient and effective are kind of the same words. So, if it's not necessary to include both of them, then don't include both of them. ज़रूरी नहीं है कि आप सारे words इकट्ठे लिखें. You can just write down a single word जो कि उसके meaning को पूरा कर दे. Coming to अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर किस किस चीज़ का होल्ड होता है या क्या क्या चीज़ें पार्ट होती हैं किसी भी सेंटेंस का. नाउ अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. यू ऑलरेडी नो दिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही. किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है.
सब्जेक्ट वो हो गया जो वो काम कर रहा होता है या जिसके ऊपर वो काम अप्लाई हो रहा होता है, यानी वर्ब वो काम होगा, वो वर्ब अप्लाई हो रहा होगा सब्जेक्ट के ऊपर। एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट का क्या रोल होगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का काम हो रहा होगा। सो दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस, या उससे पहले थोड़ा सा अगर मैं मूव ऑन करूं, तो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से वी गेट अ पैराग्राफ, फ्रॉम अ collection of words we get a sentence, and then from a collection of sentences we get paragraphs. So यहाँ पर it is of extreme importance that we do know कि एक सेंटेंस जो हम पोस्टुलेट कर रहे होते हैं, जो हमारी डिस्कशन का एसेंस यही था आज का कि हमने पोस्टुलेशन देखी थी, दैट व्हाट इज पोस्टुलेशन। तो पोस्टुलेट जब हम किसी चीज सेंटेंस को कर रहे होते हैं, सो वी शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स डज दैट सेंटेंस होल्ड। जब हमें पता होगा कि उस सेंटेंस के इंग्रेडिएंट क्या है, तभी हम उस सेंटेंस को प्रॉपर्ली पोस्टुलेट भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस की बात करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर का होल्ड होना एक बहुत ज़रूरी बात है। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पैराग्राफ्स में हम जब सेंटेंसेस में बात कर रहे थे, हमने जब बहुत सारे सेंटेंसेस को पोस्टुलेट किया, दे काइंड ऑफ होल्ड अप अ मीनिंग। एंड पैराग्राफ्स के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रेटर टर्म्स पर आइडियाज एक्सप्लेन कर रहे हो। तो पैराग्राफ्स हैव बिगर आइडियाज एंड दे शुड स्टार्ट ऑलवेज विद अ टॉपिक सेंटेंस, जहां पर हमने यहाँ पर भी एक बात की दैट वी शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस टू टॉक अबाउट, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो टॉपिक सेंटेंस है आपकी या जो इम्पोर्टेंट है, उसको एट द वेरी बिगिनिंग होना उसका जरूरी है। टॉपिक सेंटेंस से रीडर को ये पता लगता है कि आप किस चीज के हवाला दे के बात करना चाह रहे हो यहाँ। एंड देन अ टॉपिक सेंटेंस आल्सो अलाउज द रीडर टू स्किम थ्रू, जो हमने अभी पहले भी एक रीडिंग की एग्जांपल पढ़ी थी, तो वो बता रही होती है कि स्किम थ्रू किस तरह से रीडर कर सकता है उसको। अब स्किमिंग में हमने कहा था कि हम एक जनरल किस्म का व्यू ले रहे होते हैं। तो जब उस जनरल व्यू को हमने लेना है, तो ज़रूरी होगा कि टॉपिक सेंटेंस जब वो रीडर पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसके अंदर बात करना चाह रहा है। सेंटेंसेस में जब हम बात करते हैं, सेंटेंसेस आर थिंग्स दैट कंटेन काइंड ऑफ द वन आइडिया। उसका एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो हमने ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी पढ़ा। और फिर उसके अंदर क्लॉजेस हो सकते हैं जिनको हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। बाय क्लॉजेस वी कैन से कि किसी भी चीज को के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, बट वी फील लाइक टॉकिंग इन अ सिंगल सेंटेंस, तो हम उसको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। तो उसके डिफरेंट क्लॉजेस हम बना लेंगे ताकि हम सेंटेंस को भी ना तोड़ें और मीनिंग भी वही रहे हमारा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सेंटेंस को हमें जोड़ के विदाउट एंडिंग दैट सेंटेंस हमें वो बात करनी पड़ रही होती है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर हम क्लॉजेस का यूज़ करें, ताकि हम जो भी बात हिस्सों में बयान करना चाह रहे हैं क्लासिफाई करके, तो हम उसको बगैर सेंटेंस को तोड़े या बगैर सेंटेंस को ब्रेक डाउन किए हम अपनी बात पूरी कर लें। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर एंड लेट मी नो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। थैंक यू सो मच।